हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आपके लिए बहुत ही शानदार एक बार फिर लेकर हाजिर हैं बीटीएससी यानी बिहार स्टेट एनम। बिहार स्टेट एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास के स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर हाजिर हैं टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। तो इसको बाकी के 2 लेक्चर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। यदि आप यूपीटी प्लस एनम या किसी भी स्टेट एनम की तैयारी कर रही हैं तो सारे कंटेंट आपके इस चैनल पर मौजूद हैं। और किसी भी कंटेंट में कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। एकदम शानदार तरीके से 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है भ्रूण के विकास के लिए कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण होता है? दिल, मस्तिष्क, नाल, फेफड़े। तो भ्रूण के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाल। जिसके वजह से भ्रूण को क्या आती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, खाना पीना पानी जो भी चीज़ें हैं क्या है, नाल के माध्यम से मिलती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है भ्रूण का दिल कितने सप्ताह में धड़कना शुरू होता है? 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 5 सप्ताह, 8 सप्ताह। तो जो भ्रूण का दिल होता है, भ्रूण का दिल कितने सप्ताह में धड़कना शुरू हो जाता था? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 सप्ताह। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है भ्रूण और माँ के बीच पोषण का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गर्भाशय, नाल, एम्ब्रियोटिक द्रव या रक्त। तो कह रहा भ्रूण और माँ के बीच पोषण का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? भ्रूण और माँ के बीच पोषण का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाल। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भ्रूण में हड्डियों का विकास किस सप्ताह में शुरू होता है? 3 सप्ताह, 5 सप्ताह, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह। तो कह रहा भ्रूण में हड्डियों का विकास किस सप्ताह में शुरू होता है? तो भ्रूण में हड्डियों का विकास किस सप्ताह में शुरू होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 सप्ताह। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा भ्रूण को बाहरी झटकों से कौन बचाता है? नाल, एम्ब्रियोटिक द्रव, गर्भाशय या गर्भ नाल। तो कह रहा भ्रूण को बाहरी झटकों से कौन बचाता है? बाहरी झटकों से कौन बचाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्ब्रियोटिक द्रव। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भ्रूण की पूर्ण संरचना कितने सप्ताह में विकसित होती है? 8 से 12 सप्ताह, 13 से 24 सप्ताह, 25 से 40 सप्ताह या 5 सप्ताह। तो कह रहा भ्रूण की पूर्ण संरचना कितने सप्ताह में विकसित होती है? तो भ्रूण की पूर्ण संरचना कितने सप्ताह में विकसित होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 से 12 सप्ताह। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा भ्रूण का पोषण किसके माध्यम से होता है? माँ का दूध, नाल, ऑक्सीजन, फेफड़े। तो भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? नाल के द्वारा ही होता है। लग रहा है क्वेश्चन है डबल हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भ्रूण और नाल के बीच कौन सा संबंध गलत है? भ्रूण नाल से पोषण प्राप्त करता है। भ्रूण और माँ का रक्त नाल में मिश्रित होता है। नाल भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करता है। नाल भ्रूण को अपशिष्ट निष्कासन में मदद करता है। तो कह रहा है कि भ्रूण और नाल के बीच कौन सा संबंध गलत है? तो हमारा भ्रूण नाल से पोषण प्राप्त करता है। ये तो हमारा हो जाएगा सही। माँ और भ्रूण और माँ का नाल रक्त नाल में मिश्रित होता है, ये थोड़ा लग रहा है गलत। नाल भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करता है, सही है। नाल भ्रूण को अपशिष्ट निष्कासन में मदद करता है, ये भी सही है। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा कि क्या कौन सा संबंध करा गलत है? तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा रॉन्ग और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। कह रहा भ्रूण की तंत्रिका प्रणाली का विकास कब शुरू होता है? 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 5 सप्ताह, 8 सप्ताह। तो जो हमारा भ्रूण है, भ्रूण की तंत्रिका प्रणाली का विकास कब शुरू होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 सप्ताह के बाद। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन कर रहा भ्रूण में त्वचा का पर बालों का विकास कब होता है? 10 सप्ताह, 15 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24 सप्ताह। तो कह रहा भ्रूण में त्वचा पर बालों का विकास कब होता है? तो भ्रूण में त्वचा पर बालों का विकास कब होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 सप्ताह में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा नाल में कौन सी परत होती है जो भ्रूण और माँ के रक्त को अलग करती है? कोरियोन, एम्ब्रियन या ट्रोफोब्लास्ट या सभी। तो कह रहा नाल में कौन सी परत होती है जो भ्रूण और माँ के रक्त को अलग करती है?
तो हमारा ये सब हो जाएंगे कोरियोन, एम्ब्रियन या ट्रोफोब्लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। करनाल का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है? निषेचन, प्रत्यारोपण, विभाजन या प्रसव। तो कह रहा है नाल का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है? तो नाल का निर्माण हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रत्यारोपण। तो बढ़ते हैं आगे। प्री एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या है? हृदय गति बढ़ना, उच्च रक्तचाप, अपच, मधुमेह। तो कह रहा प्री एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो प्री एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण है हमारा ऑप्शन नंबर बी उच्च रक्तचाप। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भ्रूण के चारों ओर मौजूद द्रव को क्या कहते हैं? गर्भाशय द्रव, एम्ब्रियोटिक द्रव, प्लेसेंटा द्रव या भ्रूण द्रव। तो कह रहा भ्रूण के चारों ओर मौजूद द्रव को क्या कहते हैं? तो भ्रूण के चारों ओर मौजूद द्रव को हम कहते हैं एम्ब्रियोटिक द्रव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नाल का मुख्य कार्य क्या है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना, मां का स्वास्थ्य बनाए रखना, गर्भाशय की दीवार को मजबूत करना या भ्रूण को गर्मी प्रदान करना। तो कह रहा नाल का मुख्य कार्य होता क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको सेशन पसंद आएगा तो ये सब काम कर दीजिए, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। कह भ्रूण का आकार बढ़ने के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, फोलिक एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन। तो कह रहा भ्रूण का आकार बढ़ने के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, प्रोटीन। तो भ्रूण का आकार बढ़ने के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? प्रोटीन। तो बहुत सारे हमने क्वेश्चन करा चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो देखने से सिलेक्शन आपका होने वाला नहीं है। तो इसलिए सारे वीडियो को देखिए, एकदम शानदार तरीके से कंप्लीट देखिए। करा भ्रूण का मस्तिष्क विकास कब शुरू होता है? 3 सप्ताह, 5 सप्ताह, 10 सप्ताह या 12 सप्ताह। करा भ्रूण का मस्तिष्क विकास कब शुरू होता है? तो भ्रूण का मस्तिष्क विकास हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 सप्ताह में। बढ़ते हैं आगे। करा नाल के माध्यम से भ्रूण को कौन सा गैस मिलता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो नाल के माध्यम से भ्रूण को कौन सा गैस मिलेगा? हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन का रहा भ्रूण और माँ के रक्त का संपर्क क्यों नहीं होता? नाल की परतें रक्त को अलग करती हैं, भ्रूण का रक्त अलग प्रकार का होता है, माँ और भ्रूण का रक्त मिलना खतरनाक है, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा भ्रूण और माँ के रक्त का संपर्क क्यों नहीं होता? भ्रूण और माँ के रक्त का संपर्क क्यों नहीं होता है? तो हमारा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाल की परतें रक्त को अलग करती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भ्रूण में अंगों का परिपक्व विकास किस चरण में होता है? 1 से 4 सप्ताह, 5 से 8 सप्ताह या 13 से 24 सप्ताह या 25 से 40 सप्ताह। तो कह रहा भ्रूण में अंगों का परिपक्व विकास किस चरण में होता है? तो हमारा 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 से 24 सप्ताह। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नाल का समय से पहले अलग हो ना क्या कहलाता है? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल एब्रप्शन या प्लेसेंटा इन्फेक्शन या इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा नाल का समय से पहले अलग होना क्या कहलाता है? तो हमारा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटल एब्रप्शन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भ्रूण का वजन सबसे ज़्यादा कब बढ़ता है? 5 से 10 सप्ताह, 13 से 24 सप्ताह, 25 से 40 सप्ताह या पूरे गर्भावस्था में समान। तो कह रहा भ्रूण का वजन सबसे ज़्यादा कब बढ़ता है? तो भ्रूण का वजन सबसे ज़्यादा कब बढ़ता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 से 40 सप्ताह। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भ्रूण की कौन सी अवस्था जन्म के समय तक जारी रहती है? नवगर्भ, भ्रूण अवस्था, निषेचन या अंग निर्माण। तो कह रहा भ्रूण की कौन सी अवस्था जन्म के समय तक जारी रहती है? तो हमारा 23 का राइट आंसर होगा भ्रूण अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा भ्रूण का लिंग निर्धारण किससे होता है? एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, माँ का रक्त या पिता का रक्त। तो किस गुणसूत्र के द्वारा क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। तो भ्रूण में क्या करता है? जो हमारा वाई गुणसूत्र होता है यही क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। यदि वाई गुणसूत्र है तो क्या हो जाएगा? पुरुष, और एक्स गुणसूत्र है तो क्या हो जाएगा? हमारा स्त्री हो जाता है। तो ये वाई ही क्या करेगा? निर्धारण करेगा। नेक्स्ट कह रहा भ्रूण की संरचना को चित्रात्मक रूप से देखने की तकनीक कौन सी है? MRI, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन।
तो कह रहा है भ्रूण की जो संरचना होती है इसको चित्रात्मक यानी चित्र के रूप में देखने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासाउंड। तो बढ़ते हैं आगे, एक और शानदार क्वेश्चन। कह रहा भ्रूण के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, फोलिक एसिड। तो कह रहा भ्रूण के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है। तो भ्रूण के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, फोलिक सॉरी। कह रहा भ्रूण के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, फोलिक एसिड। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भ्रूण के तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड या प्रोटीन। तो कह रहा भ्रूण के तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो भ्रूण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भ्रूण की तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो हमारा 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 28वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा भ्रूण में ऑक्सीजन का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। गर्भनाल, नाल, माँ का रक्त या फेफड़े। तो कह क्या रहा है, भ्रूण में ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है किसके द्वारा होता है। भ्रूण में ऑक्सीजन का आदान प्रदान नाल के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भ्रूण की शारीरिक संरचना कब पूरी होती है। 5 सप्ताह, 8 से 12, 13 से 24 या 25 से 40। तो हमारा कह रहा है कि भ्रूण की जो शारीरिक संरचना कब पूरी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 से 12 सप्ताह में। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा भ्रूण और नाल के बीच संबंध का मुख्य माध्यम कौन सा है। भ्रूण और नाल के बीच संबंध का मुख्य माध्यम कौन सा है। गर्भनाल है, एम्ब्रियोटिक द्रव है, गर्भाशय है, माँ का रक्त है। तो भ्रूण और नाल के बीच संबंध का मुख्य माध्यम कौन सा है। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा गर्भनाल। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन हमने किए हैं और 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।